नमस्कार, हेलो मनी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आज हमने देखा था कि जो ग्लोबल संकेत हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों की शुरुआत पॉजिटिव यानी कि तेजी के साथ, बढ़त के साथ देखने को मिली। निफ्टी की अगर हम बात करें तो हम खुले थे 19,575 के आसपास। उसके बाद हमने 19,600 को छूने की कोशिश करी, लेकिन वो जो आंकड़ा है वो हम पार नहीं कर पाए, यानी कि 19,600 का जो लेवल है उसे पार करने में निफ्टी को आ रही है दिक्कतें। फिलहाल देखें तो लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। एक समय हम 19,550 के नीचे भी फिसल गए थे। फिलहाल फिर से जो लोअर लेवल से रिकवरी है उसके बाद अभी हम 19,575 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 58 अंकों के आसपास की तेजी फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो थोड़ी स्थिति वहां पे ज्यादा खराब आपको नजर आएगी। करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ वहां भी शुरुआत हुई थी। 45,000 का जो आंकड़ा है उसको पार करने में बैंक निफ्टी को भी दिक्कतें आ रही हैं। वो आंकड़ा पार नहीं हुआ और फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में लाल निशान के साथ ही सही, हल्की हल्की गिरावट ही सही, लेकिन लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। 44,800 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। 70 अंकों के आसपास की जो गिरावट है वो फिलहाल आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगी। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी है और बाजार यानी कि निफ्टी में अगर आप देखें तो लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद हम फिसले थे, लेकिन लोअर लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हायर लेवल्स पे टिकने में दिक्कतें हो रही हैं, लोअर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आखिर बाजार में करना क्या है? जो बाजार में उठा पटक है, जो उतार चढ़ाव का माहौल है, उसको कैसे डील करना है, उसके लिए हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से वीपी गौरांग शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहले तो आपसे मार्केट पे ही राय लेना चाहता हूं। ये जो 19,600 के आसपास निफ्टी को टिकने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा बताएंगे कि मार्केट पे फिलहाल कैसा व्यू लेके चलना चाहिए? मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते जो हमने गिरावट देखी सर्वोच्चम स्तर से हम्म। 19,991.85 का सर्वोच्चम स्तर था। वहां से हमने जो पिछले हफ्ते गिरावट देखी वो ला करके खड़ा कर दिया निफ्टी को करीबन 19,300 के आसपास है, उसके थोड़ा बहुत नीचे। हम्म। अब अगर आप अंक के हिसाब से देखेंगे तो शायद आपको एक बड़ा करेक्शन लगेगा, लेकिन इस अंक की गिरावट को अगर आप प्रतिशत में बदलाव करते हैं तो करीबन 3-3.5% के आसपास की गिरावट होती है। और अगर 3-3.5% गिरावट के साथ अगर कोई बाजार से डरने लगता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। हम्म। आप सेंसेक्स और निफ्टी का स्तर देखिए और फिर उसको तब्दील कीजिए अंकों में। अंक को देख करके उसको प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में देखिए तो आपको इतनी बड़ी गिरावट। और इतिहास गवाह है, जब भी शेयर बाजार ने एक सर्वोच्चम स्तर बनाया तो गिरावट आती है, ये स्वाभाविक है बाजार में। और हम्म। मुझे नहीं लग रहा है कि 3-3.5% की गिरावट को देखने से किसी को कोई किसी भी तरह की शिकायत होनी चाहिए। और ये बाजार जबकि पहले तिमाही के नतीजे मेरे ख्याल से इस हफ्ते के बाद निर्णायक तरीके से समाप्त हो जाएंगे और जो भी आकलन अभी तक हमने देखा है वो काफी सकारात्मक है। कोई बड़ा नकारात्मक आंकड़ा या परिस्थिति खड़ी नहीं हुई है। हम्म। बारिश को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता के वातावरण है। और 10 तारीख को मेरे ख्याल से अगस्त यानी कि परसों, ये गुरुवार को माफ कीजिएगा, आपको क्रेडिट पॉलिसी आती हुई देखी। गवर्नर दास साहब घोषणा करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या निर्णय है और वहां पर हमें लग रहा है कि तीसरी या चौथी बार ये विराम लेंगे। तो ये हम्म। पूरा समीकरण मुझे लग रहा है शेयर बाजार में थोड़ा बहुत। और ऐसी गिरावट के बाद संदीप मेरे ख्याल से एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज बने वो ज्यादा उचित होगा बाजार की सेहत के लिए, न कि आप एकदम से ऊपर जाए या नीचे जाए। तो इस तरीके का कंसोलिडेशन जो माहौल है वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। और जैसे अक्सर हम कहते हैं गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में। चलिए, तो ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है, ये बाजार की सेहत के लिए अच्छी बात है। और हायर लेवल्स पे जब भी बाजार हमने देखा है कि रिकॉर्ड हाइज बनाता है उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसा हमें गौरांग सर बता रहे हैं। सर, आपने क्रेडिट पॉलिसी की बात करी। मेरा इनफैक्ट जो अगला सवाल है वो बैंकों पे ही था। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर या यूँ कहें कि बड़ा इवेंट है उससे पहले थोड़ी सी जो नर्वसनेस है या फिर थोड़ा सा ठहराव जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो बैंकों पे या बैंक निफ्टी को लेके क्या राय है सर? क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट आ रही है, क्या ये भी कोई चिंता की बात नहीं, केवल ये इवेंट स्पेसिफिक है? सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था बैंक निफ्टी अगर आप सेक्टोरियल इंडेक्स को देखें तो। और सेंसेक्स से निफ्टी से पहले अगर किसी एक क्षेत्र के आधार पर सूचकांक ने सर्वोच्चम स्तर बनाया था अपने
जीवन का वो था बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से। हम्म। आउट परफॉर्मेंस रहा है, आउट परफॉर्मेंस रहेगा। हमें लग रहा है कि जो भी नतीजे हमने अब तक देखे हैं बैंकों के, वहां कोई नकारात्मक परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल। ऋण की मांग जो है वो मजबूत है और आने वाले भविष्य में वो रहेगी, जिसके कारण जो मार्जिन है वो सुधरेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम हो या नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, वो भी सुधरेंगे। प्रोविजनिंग नीचे आएगी क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है। तो यहाँ पर भी हमें लग रहा है, और हमें तो लग रहा है कि प्राथमिकता अगर किसी एक क्षेत्र को देनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो वो वित्तीय क्षेत्र होगा, जहां पर कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक, कुछ सरकारी बैंक और कुछ मजबूत एनबीएफसीज आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बिल्कुल होना चाहिए। ओके, कोई नाम सर जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सुझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मीडियम टर्म की तो हम राय नहीं देते, क्योंकि हम बुनियादी तर्क पर आकलन करते हैं बाजारों का, कंपनियों का, और क्षेत्र के आधार पर हम सुझाव देते हैं। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है। हाल ही में नतीजे आए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। यस। और निजी क्षेत्र बैंक में हमें एचडीएफसी से शुरू करके एक्सिस, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक अच्छा लगता है, कोटक बैंक अच्छा लगता है। छोटी बैंकों में हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक अच्छा लगता है। ठीक है, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है बैंकों में। सरकारी बैंकों में एसबीआई और कैनरा बैंक की बात करी गौरांग सर ने, और निजी बैंकों की जहाँ तक बात है तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, और छोटे बैंकों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं खासतौर पे फाइनेंशियल स्पेस में जहाँ पे आप चाहें तो लंबी अवधि का पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स को आप शामिल कर सकते हैं। इस बीच हमारे कई सारे दर्शक हैं सर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पे शेयर कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं हेमंता दत्ता, उन्होंने जाइडस लाइफ साइंसेस इस शेयर को लेकर सवाल पूछे हैं। उनके पास 148 शेयरों की क्वांटिटी है, 567 रुपये ये उनका एंट्री प्राइस है, और वो जानना चाहती हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या अभी भी लंबी अवधि के लिए रुकें, क्योंकि 567 रुपये जैसे मैंने कहा इनकी एंट्री प्राइस है, और 660 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 रुपये के आसपास के इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या सर ये रुके रहें और होल्ड करें या फिर मुनाफा बुक कर लें? देखिए, शेयर बाजार में जितना निवेश करना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है मुनाफा बांधना और समेटना, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है शेयर बाजार में। और जब भी शेयर बाजार में लालच आती है तो आपके मुनाफे वाले सौदे या निवेश भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं, और ये भी जी इतिहास गवाह है। जी। तो अगर आपने निवेश करने के समय पर एक अनुमान लगाया होगा कि अगर मेरा निवेश मुझे 15-20% रिटर्न देता है तो मैं मुनाफा समेट लूंगा, तो आपको उसी सोच विचार और आधार पर काम करना चाहिए। अ, हमारी खरीदारी की राय है इस कंपनी के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर, लेकिन जैसे मैंने कहा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मुनाफा समेटना चाहिए निरंतर आपको। ठीक है, तो अगर पूरा नहीं तो कम से कम हेमंता जी आपको राय ये है कि आप कम से कम पार्शियली अपना जो मुनाफा है उसे बुक कर लें। आप चाहें तो 50% या 40% आपकी जो पोजीशन है उसमें जो मुनाफा है उसे बुक कर लें, और बाकी अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर सकती हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं रचित सक्सेना, उन्होंने अपने सवाल हमारे साथ शेयर किए हैं। सर उन्होंने 3-4 स्टॉक्स है जो कि मेंशन किए हैं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, M&M है यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, JBM ऑटो, HDFC बैंक और बजाज फिनसर्व। इनफैक्ट 5 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में उन्होंने पूछा, और वो जानना चाहते हैं कि अगर लंबी अवधि के लिए यानी कि 6 महीने से 1 साल का अगर किसी का नजरिया हो तो इन 5 स्टॉक्स में से किसको पिक करना चाहिए? पहले तो इनकी परिभाषा मैं थोड़ी ठीक कर देता हूँ। लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल 1.5 साल। 6 महीना लंबी अवधि नहीं होती है, वो मेरे हिसाब से छोटी मध्यम अवधि हो जाती है। तो उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन ये 5 कंपनियों में से मैं 3 कंपनियों पर राय दूंगा सीधे सीधे। वो है रिलायंस, HDFC, और तीसरी कौन सी थी, माफ कीजिएगा? सर इन्होंने JBM ऑटो बोला, M&M बोला, HDFC बैंक और बजाज फिनसर्व। तो HDFC बैंक, M&M पर आप वो खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बजाज फिनसर्व सीधे सीधे राय नहीं दूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और अच्छे ग्रुप से आती है। JBM ऑटो भी, जिस प्रकार से ऑटो क्षेत्र पर सुधार हो रहा है, ये भी एक सक्षम और अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन परिभाषा थोड़ा बहुत बदलाव करें। 6 महीना नहीं, साल 1.5 साल या उससे ज्यादा अगर आपको समय सीमा है, तो जैसे मैंने बताया M&M, HDFC, रिलायंस जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर आप निश्चिंत होकर के निवेश कर सकते हैं।
ठीक है, तो M&M, HDFC बैंक, रिलायंस तो है ही है। इन स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो लंबी अवधि के नज़रिए से, लंबी अवधि यानी कि कम से कम 1 साल, 1 से 1.5 साल के नज़रिए से रचित जी आपके लिए राय है। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं वो गौरांग सर आपको बता रहे हैं कि इनमें आप निवेश करके चल सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं विनोद कुमार, उनका सवाल है GMR पावर को लेकर। उनके पास 722 शेयर हैं, 21 रुपये 88 पैसे पर उन्होंने लिए हैं। वो जानना चाहते हैं कि 1 साल के लिए क्या इसमें निवेश सही रहेगा? मुझे नहीं पता क्या सोच और विचारधारा से इन्होंने निवेश किया है। अगर आप इतिहास देख ले इस कंपनी का तो मेरे ख्याल से बैलेंस शीट को भी आप छुएंगे नहीं। शेयर में निवेश करने की तो बात दूर होगी। और अक्सर मैं राय देता हूं कि आप क्वालिटी कंपनियों में निवेश कीजिए, क्वांटिटी बाय करके कोई मतलब नहीं होता। और कुछ कारण होते हैं, कुछ कंपनियों के दाम इक्का दुक्का आंकड़ों पर होते हैं, तो आपको अपनी सूझबूझ और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल राय ये है कि GMR इंफ्रा पे आप दूर रहें, क्योंकि कवरेज नहीं है। तो फिलहाल फंडामेंटली कोई राय इस स्टॉक को लेकर नहीं है। इस बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर, बताइए। हेलो। बोलिए बोलिए पार्थ सर। जी सर, मेरे पास अंबिका कॉटन के शेयर हैं, 500 शेयर है, 1810 की बाइंग है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म जो आप सजेस्ट करें तो वो कितने टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको? ओके, आपने कहा आपके पास 500 शेयर हैं, राइट? जी ठीक है, 500 शेयर हैं सर अंबिका कॉटन। गौरांग सर, अगर आप कवर करते हो 1810 रुपए पे जिन्होंने लिए हैं, उनके लिए क्या राय होगी? क्षमा चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो अंबिका कॉटन फिलहाल इस स्टॉक पे कवरेज नहीं है। तो पार्थ जी, आपके लिए राय ये है कि आप अगर हमारे साथ थोड़ा और समय बिता सकें, 1:30 बजे के बाद हमारे साथ एक और एनालिस्ट जुड़ेंगे, अगर वो कवर करते हो तो आपके सवाल उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे और उनसे जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। इनफैक्ट सर, शुगर स्टॉक्स को लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कोठारी शुगर, 4 महीने का उनका नज़रिया है, वो जानना चाहते हैं कि क्या कोठारी शुगर में या बलरामपुर चीनी, जिसके हमने नतीजे देखे हैं, ओवर द वीकेंड नंबर्स आए थे, बहुत ही शानदार नंबर उन्होंने पोस्ट किए हैं, कोई शुगर स्पेस से ऐसा स्टॉक जो कि आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे लंबी अवधि के लिए? देखिए, क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा, कोई कंपनी पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। और क्षेत्र मेरे ख्याल से जिस प्रकार से एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर के अब ऊपर के तरफ के आंकड़े दिख रहे हैं, 12% का लक्ष्य था, मेरे ख्याल से 11.77% ब्लेंडिंग अब तक हुई है। और एथेनॉल के जो प्रति लीटर के दाम थे उसमें भी हमने काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे। और एथेनॉल एक बाई प्रोडक्ट होता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का। और शुगर को लेकर के भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से परिस्थिति है, वहां पर धीरे धीरे करके सरकार की नीतियों को लेकर के, MSP को लेकर के सुधार हो रहा है। तो आप इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, जिनकी बैलेंस शीट में लेवरेज यानी कि डेट ज्यादा नहीं है, वैसी सब कंपनियों पर आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो शुगर एज ए स्पेस में उन कंपनियों पे ध्यान रखिए जहां पे लेवरेज ज़्यादा नहीं है, यानी कि जिन कंपनियों की बैलेंस शीट में कर्ज ज़्यादा नहीं है, उन पर अगर आप चाहें तो खास तौर पर फोकस कर सकते हैं। सर, जेन टेक्नोलॉजीज, इस पे आपकी कवरेज है? इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे, उसके बाद 10% का ऊपरी सर्किट लगा है, इस पे कोई राय आपकी? सर्वेलेंस और डिफेंस में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कामकाज करेगी आगे जाकर के। यहाँ पर भी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हो, अगर आपका निवेश करने का मन है तो आप अपनी निवेश की समय सीमा जो है वो कम से कम 2-3 साल रखे तो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि ये सब ऑर्डर आने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको फिर आंकड़ों में परिवर्तन करने के लिए समय लगता है इन सब कंपनियों को। ओके, तो कोई भी अगर आप डिफेंस क्षेत्र की कंपनी को चुनते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो कम से कम 2 से 3 साल का नज़रिया अगर आप रखें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने में भी काफ़ी समय लगता है। ऐसी राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। AB फैशन सर, इसके भी नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड। हमने देखा इस कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है 161 करोड़ रुपये का। हालांकि इनकी जो आय है वो करीब 47% के आसपास बढ़ी है। स्ट्रॉन्ग पिकअप था इनके नए बिजनेसेस में, उस वजह से आय तो बढ़ी है लेकिन घाटा हुआ है। तो AB फैशन पे अगर कोई राय दे सकें सर? तो यहाँ पर खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। और कुछ समय पहले ये कंपनी खबरों में थी क्योंकि एक कंपनी का अधिग्रहण किया था, और वो अधिग्रहण की जो रकम चुकाई थी वो बाजार को पसंद नहीं आई थी क्योंकि मूल्यांकन कुछ ऊपर की तरफ लग रहे थे। तब भी करेक्शन देखा, उसके बाद नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति। लेकिन ये एक शुरुआत है, क्योंकि अगर आप फैशन रिटेलिंग के बिजनेस में हो तो आपके लिए ये जरूरी होता है कि बड़े से बड़े ब्रांड्स, लेबल्स आपके कंपनी और बैलेंस शीट में आ जाए, जिससे क्या होगा कि लंबी अवधि में
जो फुटफॉल्स आएंगे और जो डिमांड होएगी कपड़ों को लेकर के वो बढ़ेगी, और इस प्रकार से आपकी आमदनी और आय भी बढ़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक और अभी मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से जो भी अधिग्रहण करना था ब्रांड्स का, लेबल्स का, वो कर चुकी है बिरला, आदित्य बिरला फैशन। तो इस तरह से समय लगेगा, लेकिन हाँ, लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। क्या लक्ष्य है सर आपके लॉन्ग टर्म के लिए? करीबन 245 से 260 तक के आसपास के। 245 से 260 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आज हमारा जो आईपीओ को लेके खास सेगमेंट होता है उसे हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गौरांग सर हमारे साथ 1:30 बजे तक ही मौजूद हैं। सर, इससे पहले कि मैं आईपीओ वाले सेगमेंट की ओर बढ़ूं, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी हाल फिलहाल लिस्टिंग हुई है उस पर एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सवाल भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि क्या इन लेवल्स पे भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में एंट्री की जा सकती है? तो ये आईपीओ नोट द्वारा आईपीओ में लंबी अवधि के लिए हमने सब्सक्राइब, यानी कि आप निवेश कर सकते हैं आईपीओ में, ऐसी हमने राय दी थी। तो अगर इनका नजरिया वैसा ही है तो ये निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में मौजूदा लेवल्स पर भी चाहें तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी जो आईपीओ में हमने सर्च देखा है लिस्टिंग के बाद से इस शेयर में, उसके बाद भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते आपका लंबी अवधि का नजरिया है। तो बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं और पहले स्टॉक की ओर मैं चल रहा हूं, पेटीएम। ये स्टॉक आज हमने देखा 11.5% तक का अप मूव स्टॉक में देखने को मिला है। इनके जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा जी, वो इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। इनफैक्ट 10.3% हिस्सेदारी वो खरीदने वाले हैं। एंड फाइनेंशियल होल्डिंग से ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, जो कि रिलायंस रेजिलिएंट मैनेजमेंट नाम की कंपनी है, उसके जरिए ये हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। फिलहाल वो करीब 9% के आसपास का हिस्सा होल्ड करते हैं और ये जो 10.25% के आसपास की हिस्सेदारी वो खरीदेंगे, उसके बाद उनका पेटीएम में खुद का जो एक हिस्सेदारी है वो बढ़कर 19.5% के आसपास आती हुई नजर आएगी। और एंड फाइनेंशियल जो कि करीब 24% के आसपास होल्ड करते हैं, उनकी हिस्सेदारी घटकर 13.5% के आसपास आती हुई नजर आएगी। ये जो खबर आई है कि विजय शेखर शर्मा जी अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, उसके बाद इस शेयर में हमने देखा 11.5% तक का जो अपमूव है वो आता हुआ दिखा है। तो काफी शार्प अपमूव इस स्टॉक में आज आता हुआ दिखा है। 850 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अक्षय जी, आपकी क्या राय होगी? पेटीएम में कोई फ्रेश खरीदारी भी कर सकता है और जिनके पास है उनके लिए भी राय बताइएगा। तो पेटीएम गए 3-4 महीनों से एक अच्छा खासा बाउंस करा है। अगर आप देखें तो एक्चुअली आईपीओ के बाद ये कभी परफॉर्म करा ही नहीं था, पर इसके बाद उसने एक बहुत ही स्ट्रांग बेस बनाया जो करीबन 530-535 के स्तर पे बनाया है और एक रिवर्सल का कोशिश कर रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल है, जहां पे आपको आईपीओ के स्तर वापस दिखने को मिल सकते हैं अगले 1 से 1.5 साल के अवधि में। तो मेरा मानना है कि जो आज 850 का लेवल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट या निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर इसमें जिस तरह से वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो न्यू एज कंपनीज है जैसे जोमैटो हो या पेटीएम हो, इनमें वापस एक उछाल देखने को मिल रही है, एक पिकअप हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का एक दौर देखने को मिल रहा है। तो जरूर इसमें आपका टारगेट 1200 तक बनेगा अगर आप इसमें मिनिमम 6 महीने का टाइम फ्रेम देके चले तो। लॉन्ग मीडियम टर्म निवेशकों को ये बाय करने की सलाह रहेगी विद रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 595। अगर किसी के पास ऑलरेडी ये शेयर पड़े हुए हैं तो मैं कहता हूं कि आप होल्ड कीजिए इसको। इसमें यहाँ से एक रिवर्सल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आपको 1200 के टारगेट के लिए ये होल्ड करना चाहिए। सर, स्टॉप लॉस आपने बताया 595 रुपए का, थोड़ा डीप नहीं हो गया ये? ये जो है ना, ये शेयर थोड़ा सा वोलेटाइल है। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस से काम करेंगे तो स्टॉप बचने की बहुत बड़ी रिस्क है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो आप 740 का रख सकते हैं स्टॉप लॉस, पर फिर ये जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा रहेगा ये शेयर की, जिस तरह से मूवमेंट और वोलेटिलिटी रहती है। तो मैं कहूंगा थोड़े बड़े स्टॉप से काम किए कि टारगेट भी बड़े रखे और बड़ा काम कीजिए इसमें। ओके, तो पेटीएम में थोड़ा बड़ा नजरिए रखिए, टारगेट भी बड़े हैं और स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा होगा 595 रुपए का। अगर आप 6 महीने होल्ड करते हैं तो अक्षय जी हमें बता रहे हैं कि 1200 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं, 850 रुपए के आसपास स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1200 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं, क्योंकि एक रिवर्सल हो रहा है स्टॉक में, ये स्टॉक वहां तक जाता हुआ दिख सकता है, बशर्ते आप इसे 6 महीने का समय दें, 6 महीने तक इसको होल्ड करें। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये अगला शेयर है। इनफैक्ट जो ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनीज हैं, जो केबल बनाने वाली कंपनीज हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। खासतौर पे जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 5% के आसपास का अपमूव स्टॉक में भी देखने को मिला है। दरअसल कैबिनेट ने भारत नेट के अगले चरण के जो निवेश है उसको मंजूरी दे दी है। गांव-गांव तक सरकार का ये लक्ष्य है कि किस तरह से इंटरनेट को पहुंचाया जा सके, और उसी के तहत जो अगला चरण है 1300 करोड़ रुपए के आसपास का जो निवेश है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। ये भारत नेट योजना के तहत बिरला केबल में 20% का जो ऊपरी सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। स्टरलाइट टेक में जैसे मैंने बताया 5% का अपमूव है। यूनिवर्सल केबल नाम की एक कंपनी
कंपनी है। 17% से ज़्यादा का उछाल स्टॉक में भी देखने को मिला है। विंध्या टेलीलिंक्स 8% से ज़्यादा का अप मूव इसमें भी है। अक्ष ऑप्टीफाइबर एक और कंपनी है, छोटी कंपनी है, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको 20% का ऊपरी सर्किट नजर आएगा। तो 4-5 ऐसी कंपनियां हैं जो कि स्पेस में ऑपरेट करती हैं और सब में ही देखिए खबर आने के बाद दमदार एक्शन देखने को मिला है। सर, ये जो 5 नाम मैंने बताए हैं, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो या जहां पे अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है, खरीदारी की जा सकती है? स्टरलाइट टेक में एक ट्रेडिंग वाला मौका मिल सकता है आपको, जो अभी एक बेस बनता हुआ दिख रहा है इसमें 145 और 150 के स्तर पे। तो ये एक ट्रेडिंग का उछाल में आपको ये 200 तक मिल सकता है। तो ट्रेडिंग, या अगर आपका नजरिया करीबन एक 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए हो, तो जरूर आप करंट रेट पे ये बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा ये सपोर्ट के नीचे जो करीबन 140 का रहेगा, और आप टारगेट इसमें 200 तक बना के चल सकते हैं। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो है, जो अपने जो शेयरों के नाम लिए उनमें ये सबसे बड़ा जो इसका पैटर्न फॉर्मेशन है, इसमें ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बढ़िया दिख रहा है हमें इसमें। तो सर, ये 10 से 15 दिन में ही 200 रुपये हो जाएगा? हाँ, यस, पॉसिबल है। 160 का रेट है। यहाँ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज, तो जल्दी ही इसमें 15 दिन ट्रेडिंग सेशंस का आप टारगेट लेके चलें। इसीलिए मैंने पूछा सर, 160 रुपये के आसपास है और आपने 10 से 15 दिन का नजरिया दिया है। 160 वाला 10 से 15 दिन में अक्षय जी हमें कह रहे हैं कि 200 रुपये हो सकता है। ध्यान रहे, आपको 140 रुपये का जो स्टॉप लॉस है उसे जरूर मेंटेन करके चलना है। अगला स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा का। इनफैक्ट फार्मा एज अ स्पेस में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। हमने गौरांग जी से भी बात करी थी। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको यूएसएफडी से अप्रूवल मिला है। इस कंपनी का नाम है यूगिया फार्मा, जिसको एक इंजेक्शन है वेंसोमिसिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक इंजेक्शन है, उसका उत्पादन और उसके साथ साथ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मार्केटिंग है, उसके लिए इनको मंजूरी मिली है यूएसएफडीए से, जो कि यूएस का फार्मा रेगुलेटर है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि औरोबिंदो फार्मा में आज 2% का अप मूव देखने को मिला है। सो फार्मा एज अ स्पेस में औरोबिंदो फार्मा या कोई और ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो? फार्मा देखे तो हर कोई स्टॉक आज के दिन में चलती गाड़ी है, फास्ट ट्रेन है। आपको पकड़ना है कि नहीं, आपको सोचना है। क्योंकि फार्मा स्पेसिफिकली औरोबिंदो फार्मा देखूं तो गए 6 महीने में नॉन स्टॉप इसमें वन वे रैली रही है, कोई रोक टोक नहीं है। और मेरा मानना है कि सिर्फ औरोबिंदो देखे तो इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% जो रैली है हो चुकी है। क्योंकि जो इसकी 52 वीक हाई है वो करीबन आपको मिलेंगे 1003 या 1005 के स्तर पे। तो आप पकड़ के चले, और 30 रुपए का मोमेंटम इसमें बाकी है। तो अगर आप ये मोमेंटम राइड करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। डरिए मत कि ये इतना चल चुका है, अभी कहाँ चलेगा ये। तो ये स्टॉप लॉस जो है आप इसमें बना के चले, जो ये मंथ का करीबन आपको थोड़ा स्टॉप लॉस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वन वे चला है। तो आप इसमें जो रिसेंट स्विंग लो है, तो उसके थोड़ा ऊपर 825 तक आप स्टॉप लॉस बनाए इसमें, और 860 और 70 के रेंज में आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए विद अ टारगेट ऑफ 1000। तो ये कितना होल्ड करना होगा सर, नजरिया क्या लेके चलना होगा इसमें? करीबन शायद एक से 1.5 महीना हो सकता है इसमें। और तो 30 से 45 दिन इसको होल्ड करें और औरोबिंदो फार्मा में 825 रुपये, 825 रुपये के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसको आप खरीदारी करें 860 रुपये से लेकर 870 रुपये, ये रेंज आपको बताई गई है। ऊपर में जो टारगेट हैं वो 1000 रुपये तक के हो सकते हैं। अच्छा खासा अप मूव स्टॉक में देखने को मिला, लेकिन यहाँ से भी एक स्विंग जो है स्टॉक को 1000 रुपये तक लेके जा सकता है। 1 से 1.5 महीने का आपको नजरिए लेके चलना है। और मैं फिर कह रहा हूँ 825 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा स्विंग आया है। तो जो स्टॉप लॉस है इस स्टॉक में भी थोड़ा सा आपको डीप नजर आएगा। अगला स्टॉक है नेस्को का। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो नतीजों का जो इंपैक्ट है वो आज देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। 76 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने पहली तिमाही में दर्ज किया है। और इस कंपनी में अगर आप देखें तो आय भी जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। करीब 32.5% आय बढ़कर 137 करोड़ रुपए के आसपास साल दर साल हमने ये आंकड़ा बनता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफे की जहां तक बात है, जिसे हम अबिडा कहते हैं, उसमें करीब 50% की ग्रोथ है। यानी कि जितनी आय बढ़ी है उससे ज्यादा हमने कामकाजी मुनाफे में ग्रोथ देखी है। 111 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है। और नतीजों के बाद हमने देखा इस स्टॉक में आज 5% तक का उछाल देखने को मिला है। 716 रुपए 60 पैसे, ये इसका 52 वीक हाई है जो इस स्टॉक ने आज ही टच किया है। तो 1 साल की ऊंचाई पर है सर नेस्को का शेयर। क्या इसमें अभी भी खरीदारी करनी चाहिए या अभी मुनाफा वसूली का समय है? नेस्को का अगर मैं प्राइस पैटर्न देखूं तो 2021 के बाद, जैसे आपने बराबर कहा कि ये 2021 में करीबन 715 शायद के स्तर बनाए थे, 710-15। तो वो लेवल जो है वो ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट हो चुका है ब्रेकआउट, मैं मानता हूँ इसमें। तो ये एक फ्रेश बिगनिंग है यहाँ से, क्योंकि
2 साल के बाद एक लेवल जो है वो रेजिस्टेंस पार कर रहा है ये स्टॉक, तो इसका जो अगला ऊपरी टारगेट बनेगा वो करीबन बनेगा जो ऑल टाइम हाई है 820 तक। तो जरूर आप इसे बाय करने का सोच सकते हैं। मोमेंटम यहाँ से पिकअप होगा क्योंकि 2-3 दिन पहले बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम पकड़ा था, 630 से 670-80 तक एक ही दिन में चला था। तो आपको इस ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बना के चलना है 630 का, और टारगेट बना के चलना है 800 का। करीबन होल्डिंग इसका हो सकता है 1 मंथ तक। एक महीने का नजरिया लेके चलें, जो ऑल टाइम हाई था नेस्को का 820 रुपए का, वहां तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 630 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मौजूदा लेवल करीब 717 रुपए के आसपास का है, यानी कि यहां से भी अगर आप एक महीने का समय लेके चलते हैं तो 100 रुपए के आसपास का जो अप मूव है वो नेस्को के स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक जो कि काफी ज्यादा एक्शन में है आज, वो है कैम्स का, CAMS जिसे हम बोलते हैं। इस कंपनी में भी नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 18% के आसपास की ग्रोथ इनके मुनाफे में आई है। करीब 76.5 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। आय अगर आप देखेंगे तो करीब 10.5% के आसपास ही बढ़ी है। 261 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया। तो आय से ज्यादा ग्रोथ हमने मुनाफे में बनती हुई दिखी है। और जिस तरह से इंडस्ट्री में ग्रोथ है, उस ग्रोथ को इस कंपनी ने बीट किया है। इंडस्ट्री में करीब 6.5% के आसपास के औसत जो AMUs हैं वो बढ़ते हुए दिखे, और इस कंपनी ने 6.25% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज करी। यानी कि जितना औसत ग्रोथ इंडस्ट्री में देखने को मिला है उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म इस कंपनी ने किया है। यही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पे जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर अब 2,700 रुपए कर दिया है। और नतीजों के बाद जो बेहतर रहे हैं बाजार उम्मीद से, उसके बाद 3% का उछाल स्टॉक पे देखने को मिला है। कैम्स पे सर आपकी क्या राय होगी? कैम्स में अगर देखूं तो एक 2100 पे एक पॉसिबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और ये जो चाल है इसकी करीबन 2700 तक ये चलेगी। तो करीबन 2400 है इसमें, और 300 रुपए की तेजी है इसमें। मोमेंटम आपको जोर से नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो और बहुत ही तगड़ा मूव दिखे आपको, पर एक स्लो एंड स्टेडी मूव रहेगा 2700 तक। शायद थोड़ा टाइम आपको एक 1.5 महीना लग जाए इसमें, 2700 का टारगेट इंटैक्ट है इसमें। अगर है आपके पोर्टफोलियो में तो आप होल्ड कीजिए, अगर नया ट्रेड बनाना है तो आप करंट रेट में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 2200 का बना के चले विद अ टारगेट ऑफ 2700। ओके, तो 2450 रुपए के आसपास से स्टॉक अवेलेबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 2200 रुपए का इन्होंने स्टॉप लॉस बताया है जो कि 250 रुपए नीचे है, और 2700 रुपए का टारगेट है जो कि मौजूदा लेवल से 250 रुपए ऊपर है। तो जितना रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड है। यहाँ पे 2200 रुपए स्टॉप लॉस है, 2700 रुपए का टारगेट है, और स्टॉक बिल्कुल बीच में 2450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.5 महीने का समय दें तो आप इसमें 2700 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए देख सकते हैं। अगला स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन में है। इनफैक्ट आज नहीं बल्कि शुक्रवार से ही वो एक्शन में है, और इनके भी नतीजे आए थे, उसके बाद से ही स्टॉक में हमने एक्शन देखा, और वो है जोमेटो का। नतीजे आए थे, नतीजों के बाद शेयर में हमने शानदार तेजी देखी। वो इसलिए क्योंकि पहली बार इस कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, जिस वजह से हमने शुक्रवार को भी 14% के आसपास का उछाल स्टॉक में देखा था। 2 करोड़ ही सही, लेकिन पहली बार ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। फर्स्ट मुनाफे का जो नंबर है वो इस कंपनी ने पोस्ट किया है पहली बार, जिसके बाद जेफरीज जो कि इस स्टॉक को कवर करते हैं, उन्होंने स्टॉक के लिए जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 130 रुपए का कर दिया है। जोमेटो फिलहाल आप देखें तो 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 10% के आसपास का उछाल स्टॉक ने आज भी दर्ज किया है। सोमवार को भी 102 रुपए 85 पैसे, ये इसका 52 वीक हाई है जो स्टॉक ने आज ही टच किया है। तो फंडामेंटली सर नतीजे वाइज देखें तो एक टर्नअराउंड इस कंपनी में देखने को मिला है। पहली बार इस कंपनी ने प्रॉफिटेबल होकर दिखाया है, 2 करोड़ रुपए का नंबर पोस्ट किया है। हालांकि जो मैनेजमेंट है उसने तो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्शंस दिए हैं मुनाफे के। चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है सर? क्या ये जो तेजी है इंटैक्ट रहेगी? अगले टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं? तो जोमेटो ने एक चार्ट पे एक डबल बॉटम जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है इसको कंफर्म किया था कुछ हफ्तों पहले। ये ब्रेकआउट आया था आपको 75 के स्तर पे। इसके ऊपर जो रिजल्ट्स के बाद इसको मोमेंटम पकड़ा है, ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर है क्योंकि इसको मोमेंटम और मिला है, फ्यूल और ऐड हुआ है स्टॉक में। तो अगर आप निवेशक है तो आपको छोटे मोटे प्राइस फ्लक्चुएशन से मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसके टारगेट करीबन 130 140 तक है ऊपरी स्तर में। जो लिस्टिंग के बाद पे गिरा था, न्यू एज कंपनी है, सब में रिवर्सल दिख रहा है। पर अगर आप ट्रेडर है, क्योंकि ट्रेडर को क्या है, टाइम करना बहुत जरूरी रहता है, तो ट्रेडिंग के टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा स्टॉक एक ओवर स्ट्रेस्ड है अभी। शायद थोड़ा कूल ऑफ पीरियड मिले इसमें, जहां पे आपको री एंट्री के लिए 90 85 से 90 के स्तर शायद मिल जाए।
तो आप इसमें बाय कीजिए। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ थोड़ा डिप के लिए वेट कीजिए। आपका टारगेट ट्रेडिंग में 120 रहेगा और स्टॉप लॉस बनेगा 75 का। पर अब अगर निवेशक हो तो बेफिक्र आप यही रेट पे भी बाय कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। 130 या 140 का टारगेट आपको ये लेके चलना है नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर। ओके सर, आपने बोला कि अगर ट्रेडर हैं तो 75 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए 130 से 140 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर रहा है, या फॉर दैट मैटर अगर किसी के पास रखा हुआ है, किसी भी भाव पे अगर ले रखा है, उनका क्या स्टॉप लॉस होगा? वो निवेशक हैं अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं तो। निवेशक है तो मैं हमेशा मानता हूं कि स्टॉक को आप फंडामेंटली देखिए। स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये अच्छे ट्रेड से आप निकल जाएंगे, स्टॉप आपको निकलवा देगा अच्छे ट्रेड से। फिर भी अगर जो भी पैटर्न इसका जो मोमेंटम है ये 50-60 के नीचे गए तो फिजल आउट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि 60 अगर एक वर्स्ट केस सिनारियो में आपको कुछ एक लेवल रख के चलना है कि इसके नीचे गए तो मुझे निकालना है, तो 60 रहेगा आपका। पर ये स्टॉप लॉस सिर्फ एक मोमेंटम जो ब्रेक होगा उसके लिए मैं दे रहा हूँ। बाकी निवेशकों को इससे कोई मुझे तो नहीं रिस्क लग रहा है। 140 तक ऊपरी स्तर आपको दिखना चाहिए। ओके, तो लंबी अवधि के लिए फंडामेंटली भी देखा जाए तो स्टॉक में 130 140 तक के जो लेवल्स हैं वो आसानी से देखने को मिल सकते हैं। फिर भी अगर आप रिस्क अवर्स हैं, एक स्टॉप लॉस रखना ही चाहते हैं, जो मोमेंटम का एक जो स्टॉप लॉस निकल के सामने आ रहा है वो 60 रुपये के आसपास का है। अगर वो लेवल टूटता है तो आप इससे निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें फंडामेंटली जुड़े हुए हैं तो अक्षय जी मानते हैं कि आप बने रहिए। 130 140 ये लेवल्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं, या फिर ये लेवल आएगा तो दोबारा हम अक्षय जी से स्टॉक को लेकर राय ले भी सकते हैं, इसको रिविजिट भी कर सकते हैं। अगले स्टॉक्स जो हैं, इनफैक्ट स्टॉक्स हैं वो रेलवे स्टॉक्स हैं। रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेलवे से जुड़ी जितनी भी कंपनियां, चाहे आप IRFC की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, इनमें दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। और वजह है कि भारतीय रेल के 25,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर हैं उसके लिए जो टेंडर हैं वो लाने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन आज देखने को मिला। हालांकि पिछले कई दिनों से स्टॉक लाइमलाइट में है। पहले चरण में 50,000 वैगन बनाने के लिए जो टेंडर है वो रेलवे की ओर से आ सकता है, जिस वजह से हम मोमेंटम देख रहे हैं। इसमें IRFC हुआ, इरकॉन इंटरनेशनल हुआ, इनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट IRFC को अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में ही ऑलमोस्ट 50% के आसपास का अप मूव स्टॉक में आ चुका है। और इरकॉन इंटरनेशनल भी देखेंगे तो करीब 23% के आसपास का सर्ज पिछले एक महीने में ही देखने को मिल चुका है। और सोमवार को अगर आप देखें, यानी कि आज की बात करें, तो दोनों शेयरों में 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो IRFC अगर मैं सर इससे शुरुआत करूं तो इसमें फिलहाल 48 के आसपास का लेवल है। इनफैक्ट अब तो ये तेजी बढ़कर 6.5% के आसपास हो चुकी है। जो इंटरडे हाई था वो करीब 48 रुपये 65 पैसे का था, तो एक समय तो ये 48 के ऊपर भी था, अभी 48 रुपये के आसपास। क्या करना है सर? तो जैसे आपने कहा रेलवे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, पर अभी वही बात है सर कि चढ़ते हुए फास्ट ट्रेन में चढ़ने वाली बात है, क्योंकि इतना खींच चुका है रेलवे स्टॉक्स की। अगर ये पॉइंट पे आप हाईली ओवरबॉट मोमेंटम में अगर आप चढ़ जाए और थोड़ा भी गलत पड़ जाए तो एक जर्क लग सकता है आपको। तो एज अ ट्रेडर थोड़ा संभाल के चलना है यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स में। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर आप रेलवे स्टॉक से टारगेट कर रहे हो, IRCTC आप देख सकते हो, जहां पे अभी तक कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं पकड़ा ये स्टॉक ने, IRCTC। क्योंकि बाकी के जो दो नाम लिए अपने, तो दोनों में काफी मोमेंटम हो चुका है। IRCTC में अभी तक वो मोमेंटम देखना बाकी है, और ये चल रहा है एक ब्रेकआउट स्तर के आसपास जो है करीबन 670 के। 670 ब्रेक करेगा तो मैं कहता हूं इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम पिकअप रहेगा, जो आपको 775 के टारगेट मिलेंगे इसमें। तो रेलवे शेयरों में मोमेंटम बाकी में दो स्टॉक्स में तो है, पर यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ है, जो रिस्क है इसमें अभी सही पे ऑफ नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करने का मेरा इसमें नजरिया रहेगा। IRCTC में ध्यान दीजिए, इसमें ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करके आप बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 770 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ द रिसेंट स्विंग लो करीबन 610 का। ओके, तो IRFC और इरकॉन इंटरनेशनल, इसमें फ्रेश खरीदारी से आपको बचना है। इनमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। उसके बजाय IRCTC जो कि 670 रुपये के माफ़ कीजिए 655 रुपये के आसपास मौजूद है, इसमें आपको खरीदारी करनी है 670 रुपये के ऊपर, जो कि ब्रेकआउट का लेवल होगा। तो कंडीशनल बाय है, 670 आने का आप वेट कीजिए। 670 के ऊपर अगर आप खरीदते हैं तो फिर 770 775 तक के जो लेवल्स हैं वो ऊपर की ओर स्टॉक में आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है स्टॉप लॉस का, 610 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो IRFC छोड़ दीजिए, इरकॉन इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, IRCTC को खरीद लीजिए, ऐसा हमें अक्षय जी बता रहे हैं।